अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आ, सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका कि आप लोग अपने कीमती वक्त निकाल कर सुनने आए मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ख़ासकर ये ऑर्गेनाइजिंग टीम का, मौलाना सलीम साहब, सलीम लंदूरे साहब, और जो हमारी मेडन की टीम है, मुफीद की टीम, जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया है। जनाब मकसूद साहब, फ़हीम साहब, जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया। एक हफ़्ते से मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि अशरफ भाई आप एक बार ज़रूर जाइए यहाँ पर। जज़ाकल्लाह सबके लिए। आप सबको पता है कि हम लोग एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, और थोड़ा सा सेशन लंबा हो सकता है, बट इंशाल्लाह आप लोग के लिए बहुत काम का सेशन होगा, क्योंकि मेरा काम सिर्फ बच्चों को स्कॉलरशिप दिलाना ही नहीं है। उसके साथ साथ एक लंबी रिसर्च है, जो मैं हर स्टेट्स में, हर सिटीज़ में जाता हूँ, वहाँ के लोगों को देखता हूँ, मैं वहाँ के मुसलमानों को देखता हूँ कि उनकी क्या हालत है, वो कैसे रह रहे हैं। तो हालात ख़राब तो हैं, और इस पर अगर हम डिस्कस करने जाएँ तो शायद समय कम पड़ जाए। तो मैं आपको सिर्फ कुछ डेटा बता देता हूँ, जिससे आप लोग कम समय में समझ जाएँ कि मुसलमानों की हालात कैसी है। सबसे पहला डेटा बता रहा हूँ मैं आपको। सच्चर कमेटी ने 2005 में कहा था कि मुसलमानों की हालत दलित, एसटी, एससी सबसे ज़्यादा ख़राब है। अभी सोचने की बात है कि दलित तो फिर भी ठीक है, शहरों में रहते हैं। जो ट्राइबल लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनसे भी ज़्यादा ख़राब हालत हमारी है। सच्चर कमेटी ने कब कहा था? और ये आज 17 साल के बाद हालत और भी ख़राब है, और ज़्यादा ख़राब है। दूसरा, ये जो वाइट कॉलर जॉब जिसको हम बोलते हैं, रिस्पेक्टेबल जॉब, जहां हम जैसे लोग यहाँ आकर बैठे हुए हैं, वाइट कॉलर जॉब में मुसलमान सिर्फ 3% है। हमारी टोटल आबादी 14.2%। ये फिगर याद रखिएगा, 14.2%। तो अगर कोई समाज, कोई मुसलमान, अगर एक कम्युनिटी अगर नॉर्मल भी परफॉर्म करे तो 14.2% उनको होना चाहिए। सबसे खराब मतलब बिल्कुल नॉर्मल रहे तो। बट हमारी क्या हालत है? सिर्फ 3% है वाइट कॉलर जॉब में। रेलवे में, गवर्नमेंट में कितना है हम? अगेन 6%। अभी वो 6% में 95% जो हमारे लेबर है रेलवे में, वो कौन है? मजदूर, बिल्कुल जो छोटे मोटे काम करते हैं। तो ये हमारी हालत है गवर्नमेंट सेक्टर में। आर्मी में कितने हैं हम? 1% भी नहीं है। तो 14% की हमारी आबादी है, पर हमारी हालत कहाँ है? 3%, 2%, 1%। हाँ, हमारी जो रिप्रेजेंटेशन अच्छा कहाँ है? कभी सोचा आपने? हमारी सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन है जेलों में। जेल की बात करें अगर हम, तो 14.2% मुस्लिम्स, जितना जो प्रोसिक्यूशन होते हैं 14.2% मुस्लिम है उसमें। अंडर ट्रायल 35.6%। क्या आप सोच सकते हैं कि हर तीसरा जो जेल में है वो मुसलमान है? उसके अलावा हमने खुद से एक सर्वे किया है, एक स्टेट में, एक सिटी में, आपको नाम नहीं बताऊंगा, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं हम इसको। प्रोस्टिट्यूशंस में सबसे ज्यादा हर दूसरी लड़की कौन है? मुस्लिम्स है। हम एनआरसी की बात करते हैं, आप सबको थोड़ा बुरा लगेगा कि हम एनआरसी की बात करते हैं, पर सही से अगर हम हिंदुस्तान घूम ले, अगर नॉर्थ घूम ले, साउथ घूम ले, तो हमें समझ में आया कि हम मर चुके हैं, हम सच में जिंदा नहीं हैं हम। तो ये जो हालत इतनी खराब है, इसकी जिम्मेदार क्या है? जिम्मेदारी कहाँ? कहाँ वो पॉइंट है जहां हम लैग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे यहां पहुंच रहे हैं? कभी सोचा हमने क्यों ऐसा हो रहा है? अगर हम स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको थोड़ा समय लूंगा क्योंकि मेरा टॉपिक कुछ और है, बट ये समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम नहीं समझेंगे हम इलाज की तरफ नहीं बढ़ेंगे। तो जरा सोचिए कि हमारा प्रॉब्लम कहां कहां से बच्चे भटक जा रहे हैं जो इन सब रास्तों पे पहुंच रहे हैं। ये हमारा 5th, 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th, 5th से लेकर 10th तक में हमारा 50% ड्रॉप आउट हो जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में। NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है कि 50% ड्रॉप आउट हमारा हो जा रहा है 5th से लेकर के 10th तक में। और जब ये बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं 5th तक, फिर उनके पास ऑप्शन ही क्या बचता है? अगर मेल है तो क्या ऑप्शन बचता है उनके पास? मैं बता रहा हूं। अगर वो मेल है
उसके पास कोई भी एक रिस्पेक्टेबल जॉब नहीं ले सकता, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट 10th होता है या 12th होता है। तो वो मोहल्ले में कोई भी छोटे मोटे गुंडे उसके साथ लग जाता है, छोटे मोटे केसेस करता है, केस करने के बाद पुलिस उसको उठाकर ले जाता है, राइट। अब सोचिए जब पुलिस उठाकर ले जा रहा है तो दो तरह के लोग हैं, एक छोटे क्रिमिनल्स, एक बड़े क्रिमिनल्स। लगभग मुसलमानों में अगर कुछ परसेंट जो सब्जी वगैरह बेच रहे हैं या पंक्चर बना रहे हैं वो बहुत कम परसेंटेज है, ज़्यादातर लोग क्राइम में जा रहे हैं। और अगर हम दो तरह की बात करें, बड़े क्रिमिनल्स और छोटे क्रिमिनल्स, तो बड़े क्रिमिनल्स जो है उनको तो सज़ा हो रहा है, वो जेल में भरे हुए हैं, लेकिन जो छोटे क्रिमिनल्स है उनको एक शर्त पे छोड़ा जा रहा है कि आप बाहर जाइएगा तो हमारा मुखबिर बनकर रहना होगा। और इसीलिए जो हमारे गेटोज बने हैं, आप देख कर आ जाइए, दिल्ली, मुंबई, पुणे, किसी भी शहर में, बैंगलोर, कहीं भी, पटना, कोलकाता, हर तीसरा मुसलमान जो गेटोज में रह रहा है वो पुलिस का मुखबिर है। और ये हमारे समाज को, जब तक अगर ये सिस्टम रहेगा, हमारा समाज लाख कोशिश कर लीजिए आप कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि मैं ज़्यादातर कोशिश सॉल्यूशन पे ही फोकस करता हूं कि हम सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं। ये जो मुसलमानों के जो हालात हैं, जो भी हालात हैं, जैसे आप देख लीजिए कि हमारा प्रॉब्लम है कि हर मुख्तलिफ टाइम पर राइट हो जाता है। कभी सुन लीजिए गुजरात में राइट हो गया, कभी भागलपुर में हो गया, ये एक प्रॉब्लम है हमारा। दूसरा प्रॉब्लम हमारा क्या है कि हमारे लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। कोई भी देखे, कोई अच्छा काम कर रहा है उसको अरेस्ट कर लेना, या फिर ऑब्वियसली जो बुरे काम उनको तो अरेस्ट किया जा रहा है। तीसरा प्रॉब्लम है एलिगेशंस, हम पे गलत तरीके के इल्ज़ाम लगाना। चौथा है प्रोपेगेंडा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमारे साथ हो रहा है, मुसलमानों के साथ हो रहा है, दुनिया में कभी किसी के साथ नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना होगा। दुनिया में जब भी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में जब भी झगड़ा होता है, किसी भी स्टेट उठा लीजिए आप, चाहे अमेरिका का एग्जांपल ले लीजिए आप, चाहे बेल्जियम का एग्जांपल ले लीजिए आप, रिसेंट श्रीलंका का एग्जांपल ले लीजिए आप, या फिर हमारा म्यांमार है, जितने भी एग्जांपल्स हैं, और हमारे जर्मनी है, 1930s का जर्मनी, हर बार क्या हुआ था अगर आप देखिएगा तो पैटर्न बिल्कुल सेम था। जो मेजॉरिटी है उसने माइनॉरिटी को दबाया, और बिल्कुल सेम यही काम किया कि पहले उनको राइट किया, राइट के बाद गेटोज बने, उन गेटोज में फिर जाकर स्कूल नहीं थे, हालत बुरी हालत में लोग रह रहे थे, रहने के बाद फिर उनको जेल में फंसाया गया, उन पे दंगा किया गया, दंगा करने के बाद उन्हीं के लोग को अरेस्ट किया गया। हर जगह पैटर्न सेम था। जितने भी दुनिया में आज से 100 साल 200 साल के इतिहास ले लीजिए, ये पैटर्न सेम होता है, ये लोग चेंज नहीं होते हैं। इसलिए इतिहास इनकी बात नहीं करता, क्योंकि सबको पता है पैटर्न तो यही होने वाला है। इतिहास इस बात को बात करता है कि जब ये प्रॉब्लम हो रहा था तो उस कौम ने वहां पर अपने आप को कैसे खड़ा किया, क्योंकि यहां पर लोग चूक जाते हैं। प्रॉब्लम सबका सेम होता है, सॉल्यूशन सेम नहीं होता है। तो जब सॉल्यूशन सेम नहीं होता तो अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं। जर्मनी का रिजल्ट, जब जर्मनी में जर्मन लोगों ने यहूदियों पे जुल्म किया, उन्होंने क्या किया? वो यूनाइट नहीं थे, वो शांत थे, उनको लगा कुछ नहीं होगा, बेपरवाह थे। क्या हुआ? 60 लाख यहूदी को मारा गया, और उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर हुआ 8 करोड़ लोग मारे गए। हमारा दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, जो कि श्रीलंका। श्रीलंका में क्या हुआ? सिन्हालास 80%, तमिल 20%। अभी सिन्हालास ने जब जुल्म किया, सेम प्रोसेस स्टार्ट कर गया, तो तमिल ने क्या किया? तमिल ने बोला कि हमें फाइट बैक करना चाहिए। उन्होंने अपना एक फोर्स बनाया। आप जानते हो तमिल, यहां से भी, तमिलनाडु से बहुत सारे लोग गए थे। नतीजा क्या हुआ उसका? 26 साल तक सिविल वॉर चला। जितने लोग सिन्हालास के मरे उतने ही लोग एलटीटी के मरे। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट आप आज देख रहे हैं, पेपर पढ़ा आपने? एक श्रीलंका इतना अच्छा कंट्री था जिसके चारों तरफ पोर्ट था और बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, एशिया के बेस्ट परफॉर्मेंस कंट्रीज में आता था श्रीलंका। आज वो बैंकरप्ट हो गया, बर्बाद हो गया, दोनों मरे, कंट्री बर्बाद हो गया। सॉल्यूशन आया? मतलब अगर हम चाह लेंगे कि लड़कर हिसाब से कर लेंगे, कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा मॉडल है, मैंने आपको दोनों मॉडल समझाए। हमारे पास एक अमेरिका का मॉडल है, वो मॉडल समझिए सबसे बेहतर मॉडल है अमेरिका का। अमेरिका ने क्या किया? जब अंग्रेज यहां पर आए थे तो इंडिया से बहुत सारे हिंदूज
चले गए थे अमेरिका, बिजनेस करते थे वहां पर। तो जो वहां के अमेरिकन थे उनको लगा कि ये जो हिंदूज हैं ये हमारा जॉब खा रहे हैं, ये हमारे मेहनती लोग होते थे ऑब्वियसली। और हिंदूज मतलब सिर्फ रिलीजन वाइज हिंदूज नहीं, मुस्लिम भी थे उसमें, सिख भी थे उसमें। हिंदूज मतलब जो इंडियन इंदुज रिवर से जो जा रहे थे, राइट, सब लोग थे। तो उन्होंने सेम प्रोसेस जो आज मुसलमानों के साथ इंडिया में हो रहा, बिल्कुल हर वो चीज किया, दंगा किया। आप बहुत सारे पेपर्स हैं, एक्सक्यूज मी, वो कटिंग्स आप देख सकते हैं कि उनको फंसाया गया, जेल में भेजा गया, उन पे दंगे किए गए। उन्होंने क्या किया, कुछ लोग वहां से भाग गए, कुछ लोग भाग गए, ज्यादातर लोग वहीं रुके, जेल गए, सब कुछ सहे, लेकिन उन्होंने उसी दिन कसम खाया, पहले दंगा पे ही कसम खाया उन्होंने। दूसरे तीसरे दंगा को हर बार वेट नहीं किया कि अब देखते हैं अब देखते हैं। उन्होंने पहले दंगा में ही कसम खाया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे हम पे कुछ भी जुल्म हो। पढ़ाते गए पढ़ाते गए पढ़ाते गए, 70 साल 80 साल लगे, बट आज वहां पर एक मजबूत कौम है इंडियन। वहां पर सारे बड़े बड़े पोस्ट, उनके पार्लियामेंट, सबसे ज्यादा डॉक्टर्स अमेरिका में कहाँ के हैं, इंडियंस है सारे। आज आप देख लीजिए बड़े बड़े आईटी कंपनीज, देखिए आप, गूगल हो गया, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है उसके सीईओ कौन है, इंडियंस है। उन्होंने लड़ाई की, सही तरीके से लड़ाई की, कलम से लड़ाई की। तो हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ जाना है कि आपके आसपास कोई भी आए समझाने के लिए कि हम ऐसे कर सकते हैं, हम वैसे कर सकते हैं, आज के जमाने में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, कलम से बड़ा कोई ताकत नहीं है और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चाहे हम 20% हो, चाहे हम 50% हो, अगर कोई इस तरह से लड़कर करेगा तो ऑब्वियसली बर्बाद होगा। लेकिन बात हमारा जो मेन आता है टॉपिक कि पढ़ना तो है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे लोग बहुत गरीब हैं, 90% लोग मुस्लिम से बहुत गरीब हैं। कल ही मैं एक सर्वे देख रहा था कि मुसलमानों की हालत इतनी ख़राब है कि मैक्सिमम जो आबादी है वो 100 स्क्वायर फीट से कम की जगह पे रह रहा है मुस्लिम्स। एक घर में 15-15, 16-16 लोग रह रहे हैं, मतलब हालत सही नहीं है। तो पढ़े कहां से? इसके लिए हमने 3 सिस्टम, 3 कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है। नंबर 1 जिसे हम बोलते हैं एक्ट, कानून। नंबर 2 स्कीम्स, एंड नंबर 3 स्कॉलरशिप्स। अभी एक्ट, स्कीम्स और स्कॉलरशिप आप जान जाइए। इन 3 चीजों को आप लोगों को नोटपैड दिया गया है, लिख लीजिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो एनजीओज होते हैं समाज में चेंजेस यही लाते हैं। एक एनजीओ की ताकत एक एमएलए से ज्यादा होती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक एनजीओ की ताकत एक एमएलए से ज्यादा होती है। उससे एमएलए भी डरता है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब डरते हैं उससे, अगर वो ईमानदार है तो। और एक एमएलए को एक साल में 1 करोड़ रुपए मिलता है डेवलपमेंट को। एक इंसान आप में से अगर चाहे तो साल भर में 3 से 4 करोड़ का फंड अपने बच्चों में ट्रांसफर करवा सकता है, एक इंसान। तो आप एज ए एनजीओ क्या कर सकते हैं, आप सोचिए। तो हम बात कर रहे थे 3 चीज की, एक हमारा है एक्ट, एक हमारा है स्कीम्स और एक है स्कॉलरशिप्स। आइए जरा 1 बाय 1 समझते हैं हम लोग कि एक्ट्स, कौन सा एक्ट्स है जिसे हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सबसे पहला है, हमने सुना था RTE, राइट टू एजुकेशन। अभी ये राइट टू एजुकेशन क्या कहता है? ये साफ साफ कहता है कि हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा हो, स्टैंडर्ड 1 से लेकर के स्टैंडर्ड 9 तक, मतलब 6 ईयर्स से लेकर के 14 ईयर्स तक फ्री में एजुकेशन ले सकता है। इट्स फ्री एंड कंपल्सरी। किसके एंड से कंपल्सरी है? गवर्नमेंट के एंड से। अगर आप नहीं चाहो तो गवर्नमेंट आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं पढ़ा रहा है तो आप उनका बहुत कुछ बिगाड़ सकते हो। ये फंड कहां से आता है? इंडियन गवर्नमेंट देता है, और वो एक कानून है जो कोई चेंज नहीं कर सकता। अक्सर हम मुस्लिम जो है ना, हम डिमांड करते हैं स्कीम्स का। स्कीम्स और एक्ट्स में यही फर्क है कि स्कीम्स जो है वो हर साल चेंज हो जाता है, एक्ट एक बार बन गया तो चेंज होने में बहुत मुश्किल होता है। एक बार कानून बन गया तो बहुत मुश्किल चेंज होने में। अभी वो एक्ट करता है कि हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए 1 से लेकर के 9 तक। तो जब हम बात करते हैं कि हम अपना स्कूल खोलेंगे, बहुत लोग कहते हैं कि हमें अपना स्कूल खोलना चाहिए, तो क्यों ना RT एक्ट के अंदर आप 20-25 बच्चे पकड़िए अपने आसपास जिनको पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास चले जाइए, बोलिए कि मेरे पास ये बच्चे हैं
20 बच्चे हैं, मुझे इनके लिए स्कूल चाहिए। कर्नाटका और महाराष्ट्र में ये बहुत आसान है कि अगर 20 बच्चे भी हैं आपके पास और स्कूल नहीं है, तो जो प्राइवेट स्कूल और जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें वो लोग बिल्डिंग बना कर देंगे। अगर जगह नहीं है तो आपके लिए जो भी आपकी बस्तियों में आसपास जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया वहां बिल्डिंग तोड़कर आपके बच्चों के लिए नया स्कूल बना कर देंगे वो। तो आरटीई एक्ट इतना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, एक कॉन्सेप्ट है आरटीई 25। जितने भी बड़े बड़े आपने देखा होगा स्कूल्स है जहां पर 1 लाख सालाना फीस है, 2 लाख सालाना फीस है, वहां पर 25% सीट रिजर्व्ड है बीपीएल स्टूडेंट्स के लिए। पुणे में वैसे स्कूल से जिसका सालाना फीस 5 लाख रुपए है, वहां हमने सैकड़ों मुसलमान बच्चों को फ्री में पढ़ाया, स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर के 9th तक फ्री में। और अगर कोई भी स्कूल ये कहता है कि हम आरटीई के अंदर नहीं आएंगे, हम आरटीई के अंदर बच्चों को एडमिशन नहीं लेंगे, आपको सिर्फ एक कंप्लेन करना है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एक फ़ोन करना है कि ये स्कूल, या फिर सबसे अच्छा होगा अगर हम मेल करें। तो हमारे पास इतने सारे राइट्स है, फिर भी हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। फ्री में, मुफ्त में, 1 रुपये नहीं खर्च करना है, ना उसके स्कूल बुक्स के लिए, नोटबुक टेक्स्ट बुक के लिए, ना उसके ड्रेस के लिए। सारा पैसा कौन देगा? स्कूल देगा। तो एक आरटीई एक्ट है, इसको आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इंप्लीमेंट करने, अपने बच्चों को भेजने के लिए अपने आसपास के बड़े स्कूल्स में। या कुछ लोग इस तरह से काम कीजिए कि हर साल एक नए स्कूल खुलवाइए। फंड्स, बजट सब है, अलग अलग एनजीओज है, एक एक टॉपिक पे काम कीजिए आप लोग। कैसे? आरटीई से। ये आपका टैक्स का पैसा है। हम वो जो 2.5% देते हैं ना, उस पर सबको नजर है, देना चाहिए, देना चाहिए, यहां खर्च होना चाहिए, हम ऐसे करना चाहिए। लेकिन हम जो 50% टैक्स दे रहे हैं उसकी कोई बात ही नहीं करता। ये हमारा टैक्स का पैसा है। हमें क्या करना है, हर साल एक एनजीओ लग जाएगी, मुझे हर साल अपने बच्चों के लिए एक स्कूल खुलवाना है, थोड़ा दौड़ धूप करना पड़ेगा। लेकिन एक स्कूल खोलने में जहां 3 करोड़ 4 करोड़ खर्च होता है, वहां हम लोग फ्री में एक स्कूल खुलवा सकते हैं सरकार के पैसे से। और वो आरटीई एक्ट इतना मजबूत एक्ट है कि अगर किसी बच्चे का ऑलरेडी कोई स्कूल में है और उसका स्कूल को मैनेजमेंट कौन संभालेगा। हमें अक्सर ये एक प्रॉब्लम होता है, जो लोग सोचते हैं कि स्कूल तो बना लेंगे, सरकार चलाएगा स्कूल, हमारा कुछ रोल नहीं रहेगा उसमें। ऐसा नहीं है। आरटीई एक्ट में जो मैनेजमेंट होता है वो 15 लोगों का मैनेजमेंट होता है, जिसमें 2/3 यानी 10 मेंबर कौन होगा? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स, स्पेशली उनकी मदर, ज्यादातर कोटा उसमें। दूसरा मेंबर कौन होता है? एक एनजीओ, कोई एक एनजीओ एक मेंबर उसमें रहेगा, कंपलसरी रखना है उसमें। और आपके आसपास के कॉर्पोरेटर्स और एक प्रिंसिपल। तो चलाता कौन है? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स चलाते हैं। सब कुछ आपके लिए बनाकर कानून रख दिया गया है, इंप्लीमेंटेशन जीरो है। मैं आज भी बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में देखता हूं, हमारा अपना स्कूल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, पैसे जमा करो। आपके पास इतने सारे राइट्स हैं, और इन राइट्स को अगर आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने लेटर लिखा कि मेरे पास 20 बच्चे हैं, इनके लिए स्कूल चाहिए, या इस गरीब बस्ती में 100 बच्चे हैं, इनके लिए स्कूल चाहिए, 2-3 फॉलोअप उनको एक्शन लेना है। वरना आरटीई एक्ट बहुत खतरनाक एक्ट है, इसमें तुरंत जेल होता है। इसमें जो बच्चा फ्री में पढ़ रहा है उसको अगर स्कूल हरास कर रहा है कि तुमको फीस देना होगा, तुमको ये कॉलेज फीस देना होगा, या फिर तुमको बुक्स के पैसे देने होंगे, आप एक कंप्लेन कीजिए, इमीडिएट शाम तक कार्रवाई होती है। ये कानून बहुत अच्छा बना हुआ है, बट गवर्नमेंट कभी ये सब बताती नहीं है पब्लिक को जाकर। और ये काम एनजीओस का है। हर एनजीओ को ये एक्ट, ये स्कीम्स पता होने चाहिए। तो ये एक्ट आप लोग यहां सोचिए इंशाल्लाह कि हम लोग इस पे पहला काम करेंगे। दूसरा हमारा आता है स्कॉलरशिप। अभी स्कॉलरशिप में हमारा सबसे जो बड़ा स्कॉलरशिप हम कहते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हम हर साल 80 लाख मुसलमानों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं, 80 लाख। और वो स्कॉलरशिप अमाउंट जो है वो 1000 से लेकर करीब 8 लाख सालाना है। कैसा? आप लोगों को पता होगा, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर के स्टैंडर्ड 10 तक है। अभी फर्स्ट में हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ इसमें 1000 रुपीज है, लेकिन फिफ्थ से लेकर के 10 तक 5000 रुपीज है। कहीं कहीं पर अमाउंट छोटा होता है, पर काफ़ी सारे शहरों के लिए अमाउंट अच्छा खासा है इंडिया में। दूसरी बात, फिर हमारा पोस्ट मैट्रिक है।
पोस्ट मैट्रिक में हमारा अप टू 12,000 स्कॉलरशिप है, एंड मेरिट कम मीन्स है, मेरिट कम मीन्स में हमारा 30,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप है। अभी ये स्कॉलरशिप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये लेना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मतलब जो लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर जैसे अकाउंट खोलते हैं, उससे ज़्यादा टफ नहीं है। जहाँ आपको अपना नाम लिखना है, कॉलेज का नाम लिखना है, अपना फ़ोटो अपलोड करना है, बस डॉक्यूमेंट्स बनाना है, और मिलना भी कितना आसान। सोचिए कि 80 लाख बच्चों को मिल रहा है। मुश्किल से हमारे 2 करोड़ बच्चे पढ़ाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया। 2 से 2.5 करोड़ मुस्लिम बच्चे, उससे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते मुस्लिम्स। मतलब हर दूसरे बच्चे को मिल रहा है, ये गवर्नमेंट क्लेम कर रहा। लेकिन मैं जब इंडिया में घूमता हूं तो बहुत सारे कॉलेजेस जानते नहीं इसके बारे में कि ये मोमा स्कॉलरशिप है क्या। तो अभी यहां पर एनजीओ का रोल होता है, वो प्रॉपर चेक करें कि हमारे एरिया में कितने बच्चे को मिला और कितने का रिजेक्ट हुआ। क्योंकि जब हम अप्लाई नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट किसी के भी नाम से लेकर बता देगा कि हमने स्कॉलरशिप दिया है। तो यहाँ पर आपके जो स्कूल से बहुत सारे लोग होंगे जिसके यहाँ पर स्कूल्स होगा, आप अपने हर एक बच्चे का स्कॉलरशिप फॉर्म फिल कीजिए। आप सोचिए स्टैंडर्ड फर्स्ट में अगर आपने फिल कर दिया, वो बच्चा फर्स्ट से लेकर के पीएचडी तक हर साल स्कॉलरशिप लेगा। स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर पीएचडी तक, स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक 1,000, 10th तक 5,000, 11, 12, 12,000, एंड देन उसके बाद फिर आपका प्री मैट्रिक मेरिट का मीन्स में 30,000। उसके बाद जो हमारा जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें हमारा जेआरएफ आता है, आई मीन पीएचडी वगैरह, इसमें 38,000 पर मंथ, आई एम रिपीटिंग, 38,000 पर मंथ मिलता है स्कॉलरशिप। और हमारे कम्युनिटी को रिसर्च फेलोज की कितनी ज़रूरत है, बताने छिपाने वाली बात नहीं है। हमें बहुत सारे रिसर्च फेलोज चाहिए। गवर्नमेंट हमें 38,000 रुपये दे रहा है, लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे। तो ये था हमारा सिर्फ मोमा। उसके बाद मोमा ने 80 कॉलेजेस आइडेंटिफाई किया है जो टॉप कॉलेजेस हैं, जिसमें हमारा आईआईएम है, आईआईटी है, एनआईटीज है। अभी यहाँ पर जब आप देखिएगा तो एनआईटीज में और आईआईटीज में एमसीए वगैरह या फिर बीटेक का फीस बहुत ज़्यादा है। अभी तो 8-8 लाख कर दिया गया है। लेकिन मुसलमानों के लिए ख़ास बात यह है कि अगर आप वहाँ कंपटीशन निकाल लेते हैं तो वहाँ आपके लिए फ्री है, अंडर मेरिट कम मीन्स। माइनॉरिटीज़ के लिए इन सारे इंस्टीट्यूट्स में चाहे फीस 8 लाख हो सालाना, मतलब 4 साल का 32 लाख, या चाहे 3 साल का कोर्स हो 6 लाख फीस हो 18 लाख, ये सारा फ्री है, अंडर मेरिट कम मीन्स। हमें एक कॉन्सेप्ट बनाना होगा, एक सिस्टम बनाना होगा कि ये जो जितने सारे बच्चे जो 12th पास कर रहे हैं, इनको कैसे गाइड करें, या बच्चे जो 5th में हैं कैसे एक जहन बनाएं कि हमें जो पढ़ाई करना है अपने पेरेंट्स के पैसे से नहीं पढ़ाई करना है, हमें अपने टैक्स के पैसे से पढ़ाई करना है। ये उनके गैरत को जिंदा रखेगा। जब हम 10,000 20,000 सोसाइटी से कलेक्ट करके किसी बच्चे को डोनेट करते हैं पैसा एज एन एनजीओ, बहुत सारे एनजीओ ये काम कर रहे हैं। किसी का फीस है 30,000 आया, मैसेज फ्लोट किया, फलाना ये नाम है, इस नाम में बच्चे को 30,000 की ज़रूरत है, इमीडिएटली फंड कीजिए। और बहुत सारे लोग 10,000 5,000 20,000 30,000, ये उस बच्चे का गैरत को मार कर हम पैसे दे रहे हैं। ये दिस शुड बी द लास्ट ऑप्शन। जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बच्चा फेल हो रहा है, तब हम उसको डोनेशन दे दें। वरना सबसे पहले हम उसको, उसके वकार को जिंदा रखकर उसको स्कॉलर्स बनाएं। जो बच्चा स्कॉलरशिप से पढ़ता है वो खुद को स्कॉलर्स बोलता है कि मैंने स्कॉलरशिप से पढ़ाई किया है। हमें उनके वकार को जिंदा रखना है। दूसरा चीज़, एक और स्कॉलरशिप है जिसका नाम है इंस्पायर स्कॉलरशिप। अभी इंस्पायर स्कॉलरशिप का रास्ता जाता है सीधा अमेरिका। कैसे जाता है वो सुनिए। आपके सोसाइटी में जो टॉप 1% है, टॉप 1% मतलब जिसने 95% लाया हो, 91% लाया हो, कहीं कहीं 89%, 82% तक को हम टॉप 1% मानते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टेट्स, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड। अगर वैसा कोई इंसान जो टॉप 1% पे है, उसको गवर्नमेंट अंडर इंस्पायर स्कॉलरशिप एवरी ईयर देती है 80,000 रुपीज़। किस लिए? बीएससी करने के लिए, बीएससी इन मैथ्स, बीएससी इन साइंस। अभी आप सोचिए बीएससी का फीस कितना है? 3,000, 4,000, 8,000, 10,000। तो ये 70,000 गवर्नमेंट किस लिए दे रही है? वो दे रही है आपको रिसर्च करने के लिए। 3 साल आपने बैचलर्स किया, 2 साल मास्टर्स किया, 5 साल तक आपको हर साल 80,000 रुपये किस लिए दिया जा रहा है? कि बच्चा उस पैसे से और अपना दिमाग से कुछ रिसर्च करे,
अगर आपने रिसर्च सक्सेसफुल रहा, कुछ भी अच्छा रिसर्च कर लिया, छोटा भी रिसर्च कर लिया, आप उस रिसर्च को भेजिए यूएस में, और यूएस में रिसर्चर्स के लिए 4.5 करोड़ का स्कॉलरशिप मिलता है, अप टू 4.5 करोड़। और आपको जानकर हैरानी होगी, मैं कोंडवा से आता हूं, हमारे जहां हम सब्जी लाने जाते हैं, वहां एक सब्जी वाली की बेटी ने 3.5 करोड़ का स्कॉलरशिप इस बार लिया है यूएस से। चीजें बहुत मुश्किल नहीं है, कोशिश करना है। जब हम पहले ही लगता है हमसे नहीं हो पाएगा, तो हमसे नहीं हो पाता है, हमें कोशिश करना है। तो ये स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को पता कैसे चले? हम देखते हैं बहुत सारे टॉप 1%, क्या टॉपर्स भी हैं, वो भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे। क्यों? उनके पास पैसे नहीं है, कहाँ से लाएंगे? हमारा एक भीड़ है जो मेडिकल में जाता है, इंजीनियरिंग में जाता है। तीसरा है हमारा मौलाना आज़ाद फेलोशिप। ये फेलोशिप, जैसे मैंने आपको बताया कि ये फेलोशिप स्पेसिफिकली किसके लिए है? जो लोग रिसर्च कर रहे हैं। अगेन, इन सब स्कीम्स में एक चीज है, 30% सीट्स रिजर्व है फीमेल के लिए, चाहे वो प्री मैट्रिक हो, चाहे वो पोस्ट मैट्रिक हो, चाहे वो मेरिट कम मीन्स हो, चाहे वो फेलोशिप हो, सब में 30% सीट रिजर्व है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ 30% लड़कियों को तो मिलेगा ही, उसके अलावा भी जितना आए उनको मिल सकता है, बट 30% रिजर्व है। मतलब यहां पर हालत ये है कि 30% लड़कियां रिसर्च में आती नहीं है, तो कभी कभी ये होता है कि जितने लोग आते हैं सबको स्कॉलरशिप मिल जाता है, ये फेलोशिप। तो हमारी बच्चियां कितना है आपको पता है? ग्रेजुएशन में हम लोग कितने परसेंट है? मुश्किल से 2%। हायर एजुकेशन में हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं आप लोगों से, आप एनजीओ से बस मैं यही गुजारिश करूँगा कि जितने भी स्कूल्स हैं आपके जानने में जहाँ मुस्लिम्स बच्चियाँ पढ़ रही हैं, आप उन स्कूल से जो एनजीओज हैं आपस में मिलकर टाइप कीजिए। आप लोग, कोई भी बच्चा जो ड्रॉप आउट ले रहा है उनको इमीडिएट स्कूल एनजीओज को बताएगा कि मेरा ये बच्चा ड्रॉप आउट लिया है, और आप एनजीओ जाकर उसको काउंसलिंग कीजिए, उसको बताइए कि एक बार जब ड्रॉप आउट ले लेंगे उनके पास कौन कौन सा रास्ता बचा हुआ है, जो मैंने आपको बताया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या पता कभी कभी छोटा सा काउंसलिंग भी जो है वो काफी काम आता है। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बाहर पढ़ना चाहते हैं, इंडिया से बाहर। बहुत सारी कंट्रीज तो जैसे हमारे पास जर्मनी है, फ्रांस है, यहाँ पर तो एजुकेशन फ्री है, आपको कुछ फीस नहीं देना है। एक डेवलपमेंट चार्जेस के जैसा होता है, समथिंग $500 के आसपास, 44,000 इंडिया में आता है, बाकी फीस नहीं है। जर्मनी के सारे पब्लिक यूनिवर्सिटी में फीस नहीं है, फ्रांस में भी बहुत जगह पर फीस नहीं है। फ्रांस में तो बहुत जगह पर आपको लोग रहने का भी खर्च देते हैं, बस वहाँ एम्बेसी में आपको लिखना होता है कि मेरे से गुजारा नहीं हो पा रहा। बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता नहीं होता है, जो वहाँ पर जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स गए हैं वो हमें बताते हैं कि सर ये प्रोसेस है, हम लोग इसको इस तरह कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जब आप किसी भी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं, जैसे यूएस में जा रहे हैं, या जैसे आप, बहुत सारे बच्चे अभी यूक्रेन गए थे, रशिया गए थे मेडिकल करने के लिए, तो यहाँ पर जो बच्चे बहुत गरीब हैं, जो नहीं पैसे हैं, उनके पास, हमारे पास एक स्कीम है, पढ़ो परदेश। स्कॉलरशिप से अब हम स्कीम्स पर आ गए। हमारा पहला स्कीम है पढ़ो परदेश। पढ़ो परदेश क्या स्कीम है? ये कहता है कि आपको गवर्नमेंट 20 लाख रुपए तक का लोन देती है, इंटरेस्ट फ्री। आपके जितने साल का कोर्स होगा उससे 6 मंथ एक्स्ट्रा ले लीजिए आप, तो 20 लाख का लोन है, इंटरेस्ट फ्री। और अगर आप वहां पर जाकर पार्ट टाइम करते हैं बच्चे, तो आराम से अपने पढ़ाई के टाइम पे ये सब वापस कर देते हैं। ये ज़्यादातर मास्टर्स के लिए है, एमफिल के लिए है और पीएचडी के लिए है। और यहाँ पर जो अप्लायर है लोन का, उसका एनुअल इनकम 6 लाख से कम होना चाहिए, 6 लाख से कम होना चाहिए। तो यहाँ आप जा करके अपना बाहर पढ़ाई भी कर सकते हैं, 20 लाख तक का लोन फ्री है। अभी दूसरा हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम्स है, जो हमारा है EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है आजकल, उन्होंने एक नया ट्रिक्स खेला। उनका ये था कि जो अपर कास्ट, जनरल कास्ट हैं, उनको हम रिजर्वेशन कैसे दें। तो उन्होंने क्या लाया? उन्होंने स्कीम लाया EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जहां उन्होंने बताया कि जिसका 8 लाख तक का एनुअल इनकम है वो सब इस कैटेगरी में आ जाएगा। 8 लाख तक का एनुअल इनकम वाले इस कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन जब वो 8 लाख के कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनको हर कॉलेज में 10%
सीट्स फ्री है, मतलब आपको कोटा दे दिया 10% का, और आपका जो भी फीस होगा वो फीस आपका 50% माफ हो जाएगा। तो बताइए हम मुस्लिम्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं ज्यादातर? बताइए। नहीं, ओबीसी नहीं, हम लोग हर कैटेगरी में आते हैं, पर ये बहुत सारे जो मुस्लिम्स हैं वो जनरल कैटेगरी में भी आते हैं। शेख है, सैयद है, खान है, इस तरह के बहुत सारे लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं। इन लोगों के लिए स्कीम बिल्कुल फिट बैठता है, जो जनरल में, जो ओबीसी में नहीं आते हैं या फिर जो और सेक्शन में नहीं आते हैं, मतलब एसटी में कुछ मुस्लिम्स आते हैं, उनकी अलग से स्कीम है। बट ये स्कीम खासकर जनरल मुस्लिम्स के लिए है, जहां पर अगर आपका मेडिकल का फीस 9 लाख रुपया सालाना है और आप इस कोटे में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका फीस कितना हो जाएगा? 4.5 लाख। अभी हम कहां से फीस मांगने जाए? और आपको क्या करना है इसको लेने के लिए? बहुत मेहनत करना है? कुछ भी मेहनत नहीं करना आपको। जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं, आपके पास 3 कोटा लिखा होता है वहां पर। एक होता है ईबीसी कोटा, एक होता है ओबीसी कोटा और ईबीसी/ओबीसी, दूसरा होता है हमारा ईडब्ल्यूएस कोटा, और तीसरा होता है हमारा टीएफडब्ल्यू। 3 कोटा आपको दिया रहेगा। उन 3 कोटे के बारे में लोग जानते भी नहीं है। हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट जो जान भी नहीं पाते कि टिक कहां करना है। जबकि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस कोटा का और आपको उस कोटा पे एडमिशन हो गया तो 50% फीस तो वही माफ हो गया। 4.5 लाख कम होता है। या अगर आप एमबीए कर रहे हैं, एमबीए में आपका ईडब्ल्यूएस कोटा लगता है, 3 लाख का फीस है, तुरंत 1.5 लाख हो गया। उससे इंपॉर्टेंट कोटा हमारा है जो है टीएफडब्ल्यू, जो कि एआईसीटीई की तरफ से है। एआईसीटीई ने अपने में एक गाइडलाइन प्रोवाइड किया है, गाइडलाइन दिया है कि हमें जितने भी एआईसीटीई के कॉलेज है उन सब कॉलेज में 5% टीएफडब्ल्यू कोटा चाहिए। व्हाट इज टीएफडब्ल्यू कोटा? ट्यूशन फी वेवर। ट्यूशन फी वेवर मींस आपका 100% फीस माफ होगा वहां पर। 100% फीस, फिर वो फीस चाहे 1 लाख हो चाहे वो 8 लाख हो, आपका ट्यूशन फी 100% माफ होगा। क्या करना है हमें? हमारे बच्चों को सिर्फ गाइड करना है कि बेटा ईडब्ल्यूएस टीडब्ल्यू दोनों कोटा कर देना वहां पर। जिस कोटे के तहत तुम्हारा एडमिशन होगा उस कॉलेज में नहीं, किसी और कॉलेज में होगा, तुम्हारा फीस नहीं लगेगा। ये सारा इंफॉर्मेशन। तो हमें सबसे पहले बीइंग एन एनजीओ क्या करना है? एक बच्चों को पकड़ना है कि बेटा अपना माइंड बनाओ कि आगे की पढ़ाई तुम छोड़ोगे नहीं। बोलेगे सर पैसा नहीं है, तुम्हारे पास इतने सारे स्कीम्स है सारे एनजीओज के लिए। अब एक नया तरीका सोचिए काम करने का, जो आप कर रहे हो उसके साथ साथ एक नया तरीका सोचिए कि गवर्नमेंट, हम अपना जो फंड है उसको हम बेशक लगाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट का जो 1 लाख करोड़ है, 50,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, जो गवर्नमेंट कहती है कि हम एजुकेशन में, मुस्लिम एजुकेशन में खर्च कर रहे हैं, उसका एक एक पैसा जो आपके कोटे में आता है, जो आपके बेलगाम के कोटे में आता है, हम बेलगाम में वो सारा कोटा लगा कर देंगे, यहां से 1 पैसा वापस ना जाए। इतने सारे एनजीओ है माशाल्लाह, इतने सारे स्कूल से आप लोग सब मिलकर बिल्कुल कर सकते हैं। 1 पैसा यहां से वापस नहीं जाएगा अगर गवर्नमेंट ने एक फंड अलॉट कर दिया है तो। और इंशाल्लाह अगर आप सब लोग मिलकर काम करेंगे तो हमारे बच्चों का ड्रॉप आउट रेट आप 1 साल में देखेंगे वो रिड्यूस होगा। बहुत सारे स्कूल्स के लिए है। कोविड से पहले जब मैं अब तो 5 साल 6 साल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो कुछ और सीन है, बट जब मैं शुरू में, जब मैं स्कूल्स में जाता था, स्कूल को समझाता था, स्कूल इंटरटेन नहीं करते थे मुझे कि क्या है स्कॉलरशिप्स है, क्या है स्कीम्स है, ये सब हमारे बच्चों का तो फीस आ रहा है। जब कोविड आया बच्चों ने फीस नहीं पे किया। जो गेटोज हैं जहां हम लोग काम करते थे, 40% स्कूल्स बंद हो गए परमानेंटली। अगर उनके स्कॉलरशिप आ रहे होते तो बच्चे फीस दे रहे होते और उनका स्कूल बंद नहीं होता। तो ये जो फंड है वो कहीं ना कहीं स्कूल्स को ही आती है। बच्चा फीस पे करेगा, रिसीट दिखाएगा, तभी स्कॉलरशिप मिलेगा। तो फीस कहां आया? स्कूल में आया। तो कहीं ना कहीं स्कूल को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हम इस फंड को कितना से कितना अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने इंस्टीट्यूट्स में लाएं, ताकि हम बच्चों का जो फीस है बच्चों से लेने के बजाय हम गवर्नमेंट से ले। इस रास्ते से हमें सोचना पड़ेगा उसको। तो ये सारे स्कीम्स थे हमारे। उसके अलावा जो है हमारा एक और भी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मोमा जो है,
वो जो फंड बांटता है तो उसका फंडिंग का बहुत अलग कॉन्सेप्ट होता है। कुछ फंड स्कॉलरशिप में डिवाइड करते हैं, कुछ फंड्स वो लोग स्किल्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्किल्स डेवलपमेंट। अब ये आप सोचिए कि बहुत सारे इदारा हैं जो फ्री में बच्चों को मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। मेडिकल तैयारी में कितना खर्च होता है? एक इंस्टीट्यूट वाइज सोचिए, बच्चों को छोड़ दीजिए, कम से कम एक बच्चे पर लाख रुपए का खर्च होता है। गवर्नमेंट एक बच्चे पे, आप अगर इंस्टीट्यूट हो और आप बच्चों को मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो एक बच्चे पर गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए देता है 1 साल का। एक बच्चे पर 1 लाख। आप अगर 50 बच्चे ले आए, गवर्नमेंट से आपका अच्छा रिलेशन है, मिनिस्ट्री से, आप बोलिए मुझे ये प्रोजेक्ट करना है, मुझे अपने माइनॉरिटीज के बच्चों को मेडिकल की तैयारी करवानी है, मेहनत से करवाइए। आप फंड कहां से आएंगे? गवर्नमेंट देगा फंड। एक बच्चे पे 1 लाख, 50 बच्चे पर। दूसरी बात आपने देखा होगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं, आईएएस आईपीएस की, बहुत सारे हैं। दिल्ली में भी है, बेंगलोर में भी है, पुणे में भी है। तो ये जो आईएएस आईपीएस तैयारी करवा रहे हैं, अक्सर इनका जो काम करने का जो मॉडल है वो वही है कि 10 लोगों से चंदा इकट्ठा करो और एक इंस्टीट्यूट खड़ा करो। मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ, अच्छी बात है, लोग एजुकेशन पे अब आ रहे हैं सामने। लेकिन ज़रा आप सोचिए कि इस वजह से, चूंकि हम अपना पैसा लगाकर एक इंस्टीट्यूट खड़ा कर रहे हैं, इस वजह से प्रॉपर प्रपोजल नहीं जा पा रहा गवर्नमेंट के पास, जिस वजह से लास्ट टू लास्ट ईयर 3 सालों से 1000 करोड़ से ज्यादा फंड वापस जा रहा है। और वहां पर जो ऑफिसर्स हैं वो हमारे काफी जान पहचान के, काफी हेल्दी रिलेशन है हमारे उनसे। वो कहते हैं कि आपका प्रपोजल नहीं आता कम्युनिटी से। अब नॉर्थ में मुझे समझ में आता है कि प्रपोजल नहीं आ रहा, लेकिन साउथ में प्रपोजल नहीं आ रहा। यहां तो माशाल्लाह सभी लोग एक्टिव है, माशाल्लाह। बहुत फर्क है नॉर्थ में और साउथ में। यहां के लोग बहुत इंटेलिजेंट है माशाल्लाह हर तरह से, लेकिन जब ये प्रपोजल साउथ में भी नहीं आ रहा, फिर सोचने की बात है। तो आप लोग बीइंग एन एनजीओ एक इंस्टीट्यूट खड़ा कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए और गवर्नमेंट के पास जाइए, बोलिए मुझे बच्चों को इंग्लिश सिखाना है, इंग्लिश का क्लास लेना है। 100 बच्चों को गवर्नमेंट 20,000 रुपए देती है एक बच्चों को सिखाने का। तो जब हम ये सब स्किल्स का जब एक प्रपोजल भेजेंगे और हम बच्चों को पढ़ाएंगे फ्री में गवर्नमेंट के पैसे से, तो हमारा जॉब जनरेट होगा। जब हम स्कॉलरशिप देंगे हमारा ड्रॉप आउट रुकेगा। उसके अलावा जब हम उनको अच्छे स्कीम्स देंगे तो हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनेंगे। किसके पैसे से? किसके पैसे से? जी हाँ, गवर्नमेंट के पैसे से नहीं, अपने टैक्स के पैसे से। एक इंसान जो 5 रुपए का बिस्किट, एक बच्चा जो कूड़ा कचरा चुनता है ना, देखा होगा आपने, वो भी जब चुनने के बाद जब 5 रुपए का बिस्किट लेता है, वो 5 रुपए का पार्ले जी, उसमें देखा आपने, उसमें भी टैक्स है 1 रुपए का। कोई भी इंसान इंडिया में ऐसा नहीं है जो टैक्स पे नहीं कर रहा है। एक भ्रम फैलाया जाता है, एक झूठ फैलाया जाता है कि सिर्फ 5% लोग टैक्स पे कर रहे हैं। वो 5% लोग कितना टैक्स पे कर रहे हैं? 6 लाख करोड़। इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना है? 13 लाख करोड़। तो असल पैसा तो हम लोगों से आ रहा है। जो लोग इनडायरेक्ट भी पे कर रहे हैं, डायरेक्ट भी पे कर रहे हैं। तो ये हमारा अपना टैक्स का पैसा, जब तक आप मांगिएगा नहीं, आप शहरी कैसे हैं? आजादी और गुलामी में बस एक ही फर्क है, मैं आपको बता दे रहा हूं और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आजादी और गुलामी में सिर्फ एक ही फर्क है कि जब आप टैक्स पे कर रहे हो और उसके बदले में आप सर्विसेज ले रहे हो तो आप आजाद हो, और अगर आप टैक्स पे कर रहे हो उसके बदले में सर्विसेज नहीं ले रहे हो तो आप गुलाम हो। दूसरा कोई फर्क नहीं है इसमें। आप गुलाम हो, आपको डांट कर, डरा कर, धमका कर सिर्फ टैक्स लिया जा रहा, उसका बेनिफिट आपको नहीं दिया जा रहा। तो आपको सोचना है कि आप आजाद रहना चाहते हो या गुलाम रहना चाहते हो। बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन जब आप कोशिश करेंगे गवर्नमेंट के फंड्स लेने के लिए, सबसे पहले दुश्वारी क्या आएगी आपको? गवर्नमेंट टैक्स कौन पे करता है? इंडियन। बेनिफिट्स किसको मिलेगा? इंडियंस को। हम साबित कैसे करेंगे हम इंडियन से? बताइए।
एनआरसी आया था ना साबित करने के लिए, सब लोगों ने बोला कागज नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे भाई? उसी बेसिस पर आप सारे स्कीम्स लोगे। वो जो कागज है वो कागज बताएगा कि आप इंडियन हो, वो कागज आपको ये बताएगा कि आप टैक्स पे कर रहे हो, वो कागज आपको ये बताएगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। तो दो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा आधार कार्ड, जिससे हमारा बैंक, राशन कार्ड सब बनता है। दूसरा है हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो ये बताता है कि आप किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो। क्योंकि गवर्नमेंट जितने भी स्कीम्स है ना, गवर्नमेंट ऐसे ही दिल्ली से पैसे नहीं भेजता, वो फंड्स अलॉट करता है स्टेट में। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है ना, मतलब क्या होता है कि झारखंड में, दिल्ली में, बेलगाम में, कर्नाटका में 2 लाख मुस्लिम्स हैं। तो 2 लाख मुस्लिम सारे फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं। वो पैसा कहाँ से आएगा? सेंट्रल से आएगा। सेंट्रल आपके स्टेट गवर्नमेंट को देगा, वो गवर्नमेंट आपको फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आपके बच्चे अगर जा रहे हैं पुणे पढ़ने के लिए, आपके बच्चे अगर पुणे जा रहे हैं पढ़ने, महाराष्ट्र हो गया, आपके बच्चे दिल्ली जा रहे हैं, अलग स्टेट हो गया, आपके बच्चे यूपी जा रहे हैं, आपके बच्चे केरला जा रहे हैं, तो स्कॉलरशिप कौन देगा आपके बच्चों को? कौन सा स्टेट देगा? जिस स्टेट का डोमिसाइल है आपके पास, मतलब कर्नाटका देगा। इसलिए हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। हम रिपीटिंग, हर बच्चे का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। एट द सेम टाइम आधार कार्ड, डोमिसाइल, बैंक अकाउंट। और जब आप एनजीओ या फिर स्कूल जब बच्चों के स्कॉलरशिप को फॉर्म भरेंगे, तो एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा कि बच्चे का नाम जो उसके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में है वही मार्कशीट में होना चाहिए, वही नाम उसके आधार कार्ड में होना चाहिए, वही नाम उसके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। वरना अगर नाम अलग होगा मार्कशीट में और बैंक अकाउंट में, तो पैसे नहीं आएंगे, स्कॉलरशिप क्या होगा? रिजेक्ट होगा। तो हम एनजीओ का, हम स्कूल का काम क्या है, मैं आपको बहुत मुख्तसर में बता दे रहा हूं कि कैसे काम करना है हमें। जब हम कोई स्कॉलरशिप फॉर्म लेते हैं, एक बच्चे का फॉर्म भर दिया, या किसी कॉलेज ने 100 बच्चों का, 200 बच्चों का फॉर्म भर दिया, फिर इमीडिएट वो मुझसे कहते हैं कि सर 5 साल से भर रहे, स्कॉलरशिप आता नहीं है। मैक्सिमम शिकायत यही है, 100 में से 80% स्कूल्स का यही शिकायत है कि स्कॉलरशिप फॉर्म तो भरते हैं पर सर मिलता नहीं है। कोई जाकर कभी ये नहीं मुझसे पूछता है, या फिर जाके अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से पूछता है कि क्यों नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता ये कोई नहीं पूछता, नहीं मिलता है छोड़ दो, अभी मिलता नहीं, फालतू क्यों भरना। तो कहना है कि ये नहीं है कि हम बहुत बड़े हैं, कहना ये है कि हर एक एनजीओ, एवरी इंडिविजुअल इंसान के पास बहुत ताकत होता है, हमें अपने राइट्स पता होने चाहिए बस। तो इंशाल्लाह हम एक बेहतर टीम बनकर, यहां पर हम सब एक बेहतर टीम बनकर एक प्रॉपर तरीके से एक रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट करें। बेलगाम में हम 3000-4000 बच्चों का डेटा निकालें, उनके डॉक्यूमेंटेशन पे पूरे साल भर काम करें, उनको स्कॉलरशिप दिलाएं, और देखें साल के एंड में कि हमने एक टीम बनकर कितने बच्चों की मदद की, कितने फंड्स अपने कम्युनिटी में ट्रांसफर किया हमने। एक टीम देखिए कि कितने स्कूल्स खोले आपने आरटीई के अंदर। जाइए बस्तियों में, जाइए देखिए 100 बच्चे जो नहीं पढ़ रहे हैं, फीस की वजह से छोड़ दिया उन्होंने, उनका एज बस होना चाहिए 6 साल से लेकर 14 साल तक। अब जाइए एप्लीकेशन लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट, बोलिए मेरे पास इतने बच्चे हैं, मुझे आरटीई के अंदर इन बच्चों का स्कूल खुलवा कर देना है। देखिए कितने स्कूल खोलते हैं आप। एक नया तरीका हमें सोचना होगा कि हमें अपना फंड तो ठीक है, अपने जो कलेक्ट करते हैं वो फंड तो ठीक है, लेकिन मैक्सिमम पहला टारगेट हमारा गवर्नमेंट होना चाहिए, हमारा अपना टैक्स का पैसा होना चाहिए, और यही चेंजेस लाएगा। और ये कोई जो सारी बातें मैं कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ इंप्लीमेंट किया है, काफ़ी साल तक प्रोजेक्ट किया है काफ़ी लोगों के साथ, और जो जितने मेरे ट्रेनर्स हैं जिन्होंने मुझे ट्रेन किया है, उसमें ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स, दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, दे आर इनटू पॉलिसी मेकिंग,